स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। मैं हूं अजय वत्स। बुलेटिन में सबसे पहले बात टाउटे तूफान की। तूफान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ गुजरात के तटीय इलाके से टकराया है। इसके बाद राज्य का मंजर क्या था, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। 5 शहरों की ये तस्वीरें बता रही हैं तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी। उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो बर्बाद होता चला गया। पेड़ उखड़ गए, मकान जमींदोज हो गए, बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सोमवार के समुद्र तट पर तेज लहरें सोमनाथ में भी दिखाई पड़ती रही। टाउटे का लैंडफॉल दीव में शुरू हुआ और दीव में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं, नुकसान काफ़ी यहाँ से दिख रहा है। ये जो यहाँ होटल इंडस्ट्री ज़्यादा चलती, चूँकि टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे पूरा पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ दूर भी आप देखें तो पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पे दिख रहा है। पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर होटल्स हैं, होटल के जो शेड से बड़े वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बार्बर शॉप है, पूरी तरह से उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिला के कहें कि लगातार ये जो बर्बादी का और तबाही का तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर देखी जा रही हैं। जो बड़े शेड बिलबोर्ड्स लगे हुए थे होटल्स के, वो भी टूटे हुए हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं यहाँ पर दीव और दीव के आसपास के इलाकों में। जाफराबाद और ऊना में भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने जो कहा है उसके मुताबिक 24 घंटे में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में अभी भी साइक्लोन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये मौसम विभाग की ओर से बार बार कहा जा रहा है। और महाराष्ट्र में तूफान की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 जख्मी हुए हैं। समंदर में अलग अलग जगहों पर छोटे जहाज़ों में 707 लोग फंसे हुए हैं। खबर है कि 232 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 475 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तूफान के चलते हुए तूफान नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने तुरंत राहत कार्य तेजी से करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान करीब 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साइक्लोन टाइटू की वजह से बॉम्बे हाई में तकरीबन 3 बार यानी 3 बड़े जहाज बॉम्बे हाई में फंस गए थे। 707 लोग की जानें अटकी हुई थी। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप बाहर देख रहे हैं, बड़ी सी जो बोट है वो गेल कॉन्स्ट्रक्टर की बोट है। ये बोट बॉम्बे हाई में फंस चुकी थी और उसका एंकर टूटने के बाद ये तैर कर यहाँ पर आकर अटक चुकी है दहानू के पास। अब कोस्ट गार्ड और नेवी का यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 137 लोग इस बोट में फंसे हुए थे। अब जो जानकारी मिल रही है कि इस बोट में से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। बड़ा ऑपरेशन नेवी और कोस्ट गार्ड का था। सिर्फ 3 जन बचे हुए हैं और 3 जन को जो उसको वहां से रेस्क्यू कराने के बाद ये जो आखिरी राउंड है, कोस्ट गार्ड का जो ये चॉपर है चेतक, वो 3 लोगों को सुरक्षित बचाकर अब यहाँ पर लैंड करने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी देर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था और कोस्ट गार्ड और नेवी ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तकरीबन 137 लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करने के बाद वह यहाँ पर उसे सुरक्षित यहाँ से उतारा जा रहा है। उतारने के बाद उनकी पूरी जो डिटेल है वो यहाँ से ली जाएगी और डिटेल लेने के बाद उनको जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है उनको हैंडओवर किया जाएगा। वहाँ उनकी पूरी डिटेल ली जाएगी। बाद में उनका मेडिकल चेकअप होगा। तो जिस तरीके से जो 3 लोग बचे थे, आखिरी लॉट जो है, जो 3 लोग को जो फंसे हुए थे बार्ज में, उनको सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है। अगर मैं आपको नजदीक जाके दिखा चाहूंगा कि जो आखिरी स्लॉट से जो 3 लोग बचे थे उन्हें कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित वहाँ से एयरलिफ्ट कर बचाया। ये देखिए 3 लोग वहाँ से निकले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो इस जहाज के सीनियर लोग थे, इसलिए उनकी पूरी कोऑर्डिनेशन के बाद सब लोग को पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया। 137 लोग थे, 137 लोग को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उसके बाद नेवी और जो कोस्ट गार्ड का था, जो दहानू का जो बाज फंसा हुआ था गेल कॉन्स्ट्रक्टर, उसका ऑपरेशन अब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद
जो नेवी के जो चॉपर थे, हेलीकॉप्टर सीकिंग थे, वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब चेतक भी यहाँ से अपने बेस की तरफ रवाना हो जाएगा। यानी कि जो पूरा ऑपरेशन था कोस्ट गार्ड और नेवी का, वो सक्सेसफुल रहा। अब सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, वो जहाज को जो बाज वहाँ पे अटका हुआ है उसको हटाने का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और इसके हटाने के भी जो कोस्ट गार्ड और नेवी का अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस बाज को यहाँ से जल्द हटाया जा सके। लेकिन जो 137 लोग फंसे हुए थे उन्हें नेवी और कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित निकाला है। एक बड़ा ऑपरेशन था, उसे पूरी तरह कामयाब किया है। लेकिन अभी भी बॉम्बे हाई में 3 बाज और फंसे हुए हैं, वहां पर भी सैकड़ों लोग की जानें अटकी हुई हैं। और कोस्ट गार्ड और नेवी पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी को तय समय पर सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया जाए। दहानू से कैमरामैन मनीष दुबे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। और यूपी में भी इस तूफान का असर दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में अगले 19 और 20 मई तक भारी बारिश हो सकती है। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान भी आ सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। खासतौर से पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी कल और परसों, और तूफान के भी आने की आशंका। देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के डीएम से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी डीएम की भूमिका की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को कोरोना से लड़ाई का कमांडर बताते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारियों को ये छूट है कि वो अपने हिसाब से हालात का आकलन करें और कोरोना पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। पीएम ने कहा कि गांव में कोरोना फैलने से रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान देना होगा। पीएम ने बताया कि कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग भी जिलाधिकारियों को करनी होगी। पीएम ने वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी सलाह दी। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव-गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये गांव के लोग संकल्प लें। और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। गांव की ये ताकत है। मैंने देखा है आज भी कई गांवों ने अपने यहाँ आना जाना सब बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया है। गांव की जरूरत के लिए 1 या 2 लोग बाहर जाते हैं, चीजें लेकर के आते हैं, गांव में बांट देते हैं। और गांव में से कोई मेहमान भी आए तो उसको पहले बाहर रखते हैं। गांव की अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत का अपना एक उपयोग होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड पीड़ितों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जिन्हें जरूरत है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है तो भी उन लोगों को राशन मिलेगा। हर जरूरतमंद को महीने में 10 किलो राशन मिलेगा। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के चलते हो गई है, उनकी शिक्षा दिल्ली सरकार कराएगी। वहीं जिनके घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स कोरोना के चलते नहीं रहा, उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। और कोरोना को लेकर के योगी सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम योगी खुद जमीनी हालात परख रहे हैं। आज सीएम योगी लखनऊ सूचना निदेशालय पहुंचे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया।
यहाँ पर मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ पर चल रहे वैक्सीनेशन का सीएम योगी ने निरीक्षण किया, साथ ही वैक्सीनेशन के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। और संगम नगरी प्रयागराज में गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारों पर शवों को दफनाने पर लगाई गई पाबंदी का पहले ही दिन असर देखने को मिला। सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने गंगा के घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी की वजह से ज्यादातर घाटों पर मंगलवार को किसी भी शव को नहीं दफनाया गया। सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीमें लगातार घाटों पर गश्त कर रही रहीं। जो लोग शवों को दफनाने के लिए आए उन्हें समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए तैयार किया गया। हाँ, जल पुलिस जो है और पीएससी तथा लोकल पुलिस, लेखपाल और सचिव तथा यहाँ पर जो लोकल लोग हैं प्रधान, इन सबको लगाया गया है एक तरफ से। ये सब जो है निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कोई भी गंगा में कोई भी लाश को फेंके ना, दूसरा कोई यहाँ पर गाड़ ना सके। और जहाँ तो बहुत गरीब लोग हैं, आप जानते ही हैं, सरकार उनको जो है 5,000 रुपया अनुदान भी दे रही है, तब कोई समस्या नहीं रह गई। यूपी में 20 मई से शुरू होंगी ऑनलाइन क्लासेस। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू होंगी। शासन ने जारी किया ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश। जिला विश्वविद्यालय निरीक्षक करेंगे पढ़ाई की व्यवस्था। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे मॉनिटरिंग। कोरोना पीड़ित शिक्षक क्लास के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे। कोरोना या पोस्ट कोविड से पीड़ित छात्र भी बाध्य नहीं होंगे क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस 9वीं से 12वीं तक के लिए शुरू की जाएंगे। 20 मई से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस, लेकिन सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस बाकी कक्षाओं के लिए भी क्यों नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो कोई खतरा नहीं। घर से शिक्षक पढ़ा सकते हैं और घर से छात्र जुड़ सकते हैं। और वाराणसी में अब तीसरा सरकारी प्लांट लगने जा रहा है। रोहनिया दीनदयाल हॉस्पिटल के बाद अब मंडलीय अस्पताल में प्लांट लगने जा रहा है, जिसके लिए गुजरात से 660 LPM का ऑक्सीजन प्लांट पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंच गया है। ये प्लांट गुजरात के अंकलेश्वर शहर से वाराणसी पहुंचा है, जिसे जल्द इस हॉस्पिटल में लगा दिया जाएगा। प्लांट के लगने के बाद इस हॉस्पिटल में 660 लीटर प्रति मिनट से लगभग 150 बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सकेगा। गुजरात भरूच से UPL लिमिटेड कंपनी से ये प्लांट आया है और करीब 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस काट के आया है और 13 तारीख को निकला था और ये करीब कल पहुंचा है। और ये प्लांट की कैपेसिटी है 40 nm³ पर आवर। ओके, और ये प्लांट अभी PG आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ इंस्टॉल होने जा रहा है। कितना लाभ मिलेगा इससे लोगों को? ये लाभ की तो बात करें तो कैपेसिटी के हिसाब से 120 से 130 लोगों को लाभ मिल सकता है इसको प्रतिदिन। कोरोना के दूसरे चरण से देश जंग लड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अभी तीसरा चरण सितंबर तक आने वाला है। ऐसे में अब देश में कोरोना वॉरियर्स की नई फोर्स तैयार हो चुकी है, जो अस्पतालों में कोरोना मरीजों को हैंडल कर रही है। योगी सरकार ने कोरोना से जंग में नौजवान डॉक्टरों की फौज उतार दी है। मेडिकल और पैरामेडिकल फाइनल ईयर के छात्र उत्साह के साथ सेवा में जुट गए हैं। छात्रों की माने तो उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें भी इस आपदा के वक्त अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। इसके लिए वो पीएम और सीएम का धन्यवाद कह रहे हैं। हमें जो है इस महामारी में हमें इस लड़ाई में कोरोना के खिलाफ हमें एक हिस्सा मिला है। तो हम पहले तो बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पे भरोसा किया है और हमें ये मौका दिया है कि हम देश में ये जो महामारी चल रही है इसके खिलाफ लड़ सकें और एक मैन पावर दे सकें पूरे अपने मेडिकल बैकग्राउंड को। बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज मंगलवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खोल दिए गए। सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंदिर के कपाट खोले गए। कुछ ही लोग अखंड ज्योति के साक्षी बने। इस दौरान बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने की प्रक्रिया रात 3 बजे से ही शुरू हो गई थी। रावल द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर मां लक्ष्मी को उनके परिक्रमा स्थित मंदिर में विराजमान किया गया, जिसके बाद भगवान के सखा उद्धव और देवताओं के खजांची कुबेर मंदिर गर्भगृह में
विराजमान हो गया। तय मुहूर्त पर खुल चुके हैं सरसब्ज भगवान का श्री विग्रह और प्रार्थना की गई कि जो महामारी देश दुनिया जिससे पीड़ित है यथाशीघ्र उसका शमन हो जाए, ये प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की गई। भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह उद्धव जी की डोली भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। भगवान के खजांची कुबेर भगवान बद्री विशाल के गर्भ में स्थापित हो चुके हैं। भगवान बद्री विशाल का तेल कलश जो टीरी नरेश के द्वारा यहाँ भेजा गया है, तिलों के तेल का कलश, उसको डिमरी पुजारियों के द्वारा गर्भगृह में ले जाया गया है, रावल जी द्वारा वहाँ स्थापित कर दिया गया है। नोएडा पुलिस ने आज एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। 3 महिला और 3 पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, कुछ कैश और सामान बरामद हुए। सेक्टर 122 में ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसको पुलिस ने अब बंद करवा दिया है। और कौशाम्बी से यह खबर, जहां पर सैनी कोतवाली के टांडा गांव में चुनावी रंजिश में वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। दोनों प्रधानों के समर्थक आमने सामने बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान चुनावी चर्चा होने लगी। चर्चा होते होते माहौल बिगड़ गया और फिर दोनों समर्थकों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। लौटे कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। कोरोना संकट काल में रिलायंस एक बार फिर मददगार साबित हुआ। रिलायंस ने कहा है कि एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों में हर रोज 50 लीटर फ्री डीजल दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरे देश में रहेगी। जिला प्रशासन रिलायंस पेट्रोल पंप को एम्बुलेंस और गाड़ियों की लिस्ट देगा। उसके बाद रिलायंस के किसी भी पेट्रोल पंप से हर रोज 50 लीटर डीजल मुफ्त में लिया जा सकेगा। कोरोना संकट काल में देश की मदद के लिए रिलायंस ग्रुप आगे आया है। रिलायंस की ओर से एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों को 50 लीटर मुफ्त डीजल दिया जाएगा। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने कहा है कि 30 जून तक यूपी और देश के किसी भी हिस्से में रिलायंस पेट्रोल पंप पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सप्लाई व्हीकल्स को हर रोज 50 लीटर डीजल पेट्रोल मुफ्त में दिया जाएगा। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने रिलायंस की इस पहल का स्वागत किया है। लखनऊ में उन्होंने कुछ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो एम्बुलेंसेज हैं जो कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए लगी हुई हैं और ऑक्सीजन जो ढो रही हैं गाड़ियां, उनको प्रतिदिन 50 लीटर डीजल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देना तय किया है और उसका विधिवत शुभारंभ आज लखनऊ में यहाँ हो रहा। पूरे देश में ऐसा उन्होंने देने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी का और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जिम्मेदार ऑफिसर्स का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जनता के हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुरू से ही देश की मदद के लिए कई कदम उठा रही है। देश में जब ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ तब RIL ने जामनगर रिफाइनरी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाकर राज्यों की मदद की। इतना ही नहीं, रिलायंस ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए विदेशों से क्रायोजेनिक टैंकर्स भी मंगवाए थे, जिससे देश को काफी मदद हुई। अब फ्री डेली 50 लीटर डीजल पेट्रोल के ऐलान से भी सरकारों को काफी मदद मिलेगी। में राजधानी लखनऊ में जो 2 रिलायंस के पेट्रोल पंप है, उन पेट्रोल पंपों पर अब रोजाना 50 लीटर डीजल और पेट्रोल मुफ्त में इन वाहनों को मुहैया कराया जाएगा और ये सेवा आगामी 30 जून तक जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक बार फिर रिलायंस ग्रुप ने सरकार की एक बड़े स्तर पर मदद की है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।